बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और अलीम ख़ान के हलके खुलने जा रहे हैं। और आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फॉर्म 45 तो अब पीछे रह गया। अब तो अदालत ने कह दिया है कि हम तो अंगूठे मैच करेंगे, जो प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने जो फॉर्म 45 थे और जो उसके बाद बाकी सामने आए हैं वो सारे के सारे, चूँकि तमाम जो उम्मीदवारों को फॉर्म 45 मिलते हैं उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। बहुत अहम आज पेशरफ सामने आई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस था, उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है, जबकि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में एक अहम केस है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस मोहम्मद एजाज़ ख़ान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है। पहले 1 रुकनी बेंच था, अब 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अरबाब इल्ताफ़ स्क्रूटनी कमेटी चेयरमैन के ओहदे पर तैनात थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ख़ुद गैर कानूनी तौर पर तैनात हुए और क्रिकेट को तबाह कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफ़सार किया कि सिलेक्शन का दीगर ममालिक में क्या तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में चेयरमैन तैनाती का अख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, जिस पर वकील सफ़ाई ने जवाब दिया कि श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे में पहले ऐसा था, उन्होंने भी अब तरीक़ाकार तब्दील कर लिए, लेकिन हमारे यहाँ तबाही जारी है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि भारत और अफ़गानिस्तान में तरीक़ाकार क्या है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडी चेयरमैन और दीगर ओहदों के लिए तैनात करती है, सिर्फ पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर तैनाती होती है। ये वकील का कहना था। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोरिया और अफ़गानिस्तान के लिए आइन हमने बना कर दिया है, वो इस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम खुद छोड़ चुके हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। 2 रुकनी बेंच बन गया है। अहम ये पेशरफ्त है और ये मोहसिन नकवी के अख्तियारात से मुतल्लिक़ है, जिसके ऊपर 2 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला देगा। दूसरी तरफ जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस, जब इमरान खान ने तोशा खाना के केस में पेश होना था और इमरान खान मुश्किल से पहुंचे थे, और जो वहां पर पथराव और आंसू गैस और शेलिंग और फिर एक अदालती अमले की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को साथ लेके जो इमरान खान की हाज़िरी लगवाई गई थी और फिर असल फाइल ही गुम हो गई थी, तो वो केस था तोड़ फोड़ केस। उसमें चूँकि अब जस्टिस जो जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब हैं, उनको दहशतगर्दी जो अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब थे, उनकी जगह पे ताहिर अब्बास सिप्रा साहब को लगाया गया है। तो उन्होंने समाअत की है, इमरान खान के प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। आज तक कोई अदालत सिवाय सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान की वीडियो लिंक पे हाज़िरी यकीनी नहीं बना सकी। हर तारीख पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, मुलज़िम पेश ना हो तो उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो जाते हैं, भले वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना हो। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अगर इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश नहीं करता या प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से रिपोर्ट नहीं जमा करवाता तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अदालत ने समाअत की और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ CTD और गोलड़ा थाने में दर्ज मुकदमों की समाअत हुई। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI और परवेज़ इलाही समेत 176 मुलजमान का चलान आ गया है, जिस पर एडवोकेट सरदार मसरूफ़ ने कहा कि असद उमर इस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब वो क्यों डिस्चार्ज हुए हैं? चूँकि वो PTI छोड़ गए हैं, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो PTI नहीं छोड़ा वो इस मुकदमे में चलान हो गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि जो मुलजमान गैर हाज़िर हैं उनके बिला ज़मानती वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रहे हैं। आखिरी मौका है, अगर आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी नहीं बनाएंगे तो मैं ज़मानतें खारिज कर दूँगा। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और ये मुकदमा दर्ज हुआ था इमरान खान की 18 मार्च 2023 को, जो तोशा खाना केस की समाअत में जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुँचे थे, जहाँ पर कई घंटे PTI कारकुनान और पुलिस में झड़पें हुई थी और उसके बाद आंसू गैस, पेट्रोल बमों के साथ भी ज़िक्र किया गया था। और इसमें आपको याद होगा हमारे दोस्त सदीक जान को भी गिरफ़्तार किया गया था और 3 दिन के बाद फिर डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो भी इसी मुकदमे में। वो उन्होंने कोई वीडियोस वगैरह दिखाई थी कि किस तरीके से कोई ख़ास कपड़ों में कोई लोग वहाँ पर इस सारे मामले को ये सारा वकूआ बनाने में मुलव्वस थे। बहरहाल दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है जी रिपोर्टिंग से, अदालती रिपोर्टिंग से मुतल्लिक़ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में समाअत हुई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रिपोर्टर्स तो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं। काफियों की जानिब से उमर एजाज गिलानी अदालत में पेश हुए और वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल आदिल अजीज़ काजी और सीनियर वकील अज़हर सिद्दीक एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए।
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरियाफ्त किया कि कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हुई है जिस पर पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बेसिकली वो जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब मुख्तलिफ केसेस के ऊपर समाअत कह रहे थे, तो उनके जो रिमार्क्स आए थे उसके बाद ये फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अदालती जो रिमार्क्स हैं उनको आपने रिपोर्ट नहीं करना। तो अदालत ने कहा कि क्या कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पैमरा ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हाई कोर्ट से ऐसा कुछ हुआ है या रजिस्ट्रार ने कोई शिकायत भेजी हो। अगर मैंने कोई बात ना कही हो और रिपोर्ट हो जाए तो कंप्लेंट पर पैमरा खुद कार्रवाई कर सकता है और कोई और उस मामले को नहीं छेड़ सकता। और अगर मैंने कोई बात ना कही हो और रिपोर्ट हो जाए तो क्या कंप्लेंट पर पैमरा उस मीडिया हाउस को सज़ा भी दे सकता है, कार्रवाई भी कर सकता है। ओपन दुनिया का ज़माना है, जो कुछ हो रहा है आवाम को जानने दें। पिछले 1 साल में पैमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिया कि रिपोर्टर्स तो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं, शाम को जो प्रोग्राम्स में बैठकर फैसले सुनाते हैं वो मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स तो बहुत ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं। मैं तो कहता हूँ 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे यकीन है कि ऐसे ही होता होगा। अगर कोई गलत करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अदालत जब दस्तखत शुदा फ़ैसला जारी कर देती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। जज पर नहीं बल्कि उसके फ़ैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। हमें अदालती फ़ैसलों पर मुबाहसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अदालती फ़ैसलों पर रोशनी डाली जानी चाहिए कि कानून ऐसे था लेकिन फ़ैसले में ये गलती है। उस पर वकील पैमरा ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। हमने भी कुछ अदालती फ़ैसलों पर से कानूनी गलती की बात की थी तो फिर FIA के नोटिस भुगते हैं। तो खैर आमिर फारूक साहब फरमा रहे हैं कि जी आप अदालती फ़ैसलों में अगर कोई कानूनी ऐसा गलती है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। पैमरा के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि मीडिया हाउसेस को डायरेक्टिव जारी किया गया था, चैनल्स ने तो चैलेंज ही नहीं किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि पैमरा ने तो अदालती रिपोर्टिंग पर मुकम्मल ही पाबंदी लगा दी है। एक वक्त था कि अदालत में बैठे 20-25 लोग ही अदालती कार्रवाई सुन सकते थे। अब मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मेरी यहाँ दी गई ऑब्जर्वेशंस अमेरिका में बंदा सुन सकता है। मुझे पता है कि मैंने कोई एक गलत बात कर दी तो पूरी दुनिया में तमाशा होगा। अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं कि सब हमें देखें, दुनिया को पता चले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक अब शफाफियत का ज़माना है। बेंच की गलती है या बार की, वो भी रिपोर्ट होनी चाहिए। उन्होंने पैमरा के वकील से मुकालमा किया कि हम लोगों के हकूक़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पैमरा के पास ऐसा क्या डिसइंफॉर्मेशन आ गई थी जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ हुआ। पैमरा वकील साद हाशमी ने जवाब दिया कि पैमरा ने डायरेक्शन दी है कि तहरीरी ऑर्डर्स चलाया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालत में दिए गए रिमार्क्स अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। अदालती कार्रवाई को इन कैमरा करना है या नहीं करना, ये अदालत का काम है। ये गलत पैगाम जा रहा है कि पैमरा अदालती ऑब्जर्वेशंस रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा रहा है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जवाब भी जमा कराया जाता है। पिछले 45 मिनट से इस केस की जो कार्रवाई चल रही है ये अदालती कार्रवाई है, आप इसको नहीं रोक सकते। उन्होंने मज़ीद बताया कि अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने देखने का हक़ है तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं है। अमेरिका में 1975 में पहला क्रिमिनल ट्रायल TV पर दिखाया गया था। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशतगर्दों से मुतल्लिक़ कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कि कौमी सलामती का मामला है। मैं अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ, पूरी दुनिया को इस हक़ से महरूम नहीं कर सकता। बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जाके आप अपने जो बड़े हैं उनसे आप मशवरा कर लें कि क्या आप इसको देखते हैं या हम इसको कानून के मुताबिक देखें। दूसरी तरफ बहुत अहम पेशरफ सामने आई है और वो है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और मरीम नवाज़ की कामयाबी के ख़िलाफ़ जो अपील है। पहले हम बात कर लेते हैं अलीम ख़ान की। इजाज़ अली भुट्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई और अलीम ख़ान की कामयाबी को चैलेंज किया गया और जो फॉर्म 45 हैं ओरिजिनल वो अदालत ने मांगे हुए थे। अदालत में जो अलीम ख़ान की और ये जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं। अलीम ख़ान की आम इंतखाबात में कामयाबी के ख़िलाफ़ अपील पर इलेक्शन कमीशन ने आज फॉर्म 45 मुसद्दका और फॉर्म 47 एफिडेविट के साथ जमा नहीं करवाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने अब्दुल अलीम ख़ान की NA 117 से कामयाबी के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अली इजाज़ भुट्टर की दरख्वास्त पर समाअत की। ट्राइब्यूनल ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम ख़ान की कामयाबी के ख़िलाफ़ अपील पर भी इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुसद्दका रिकॉर्ड तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत तलब की जिसे अदालत ने मंजूर किया और अदालत ने समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी की और अलीम ख़ान ने अपना जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवा दिया है और मुसद्दका फॉर्म 45 नहीं जमा करवाए गए थे उनको भी जमा करवाने की हदायत की गई है। मरीम नवाज़ की कामयाबी के ख़िलाफ़ महर शराफत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं।
اب یہاں ایک فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مہر شرافت کو فارم 45 ملے ہی نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ گرفتار ہو گئے تھے اور جو سلسلہ ہوا تھا. لیکن اب چونکہ جسٹس انوار حسین کی عدالت ہے, اگر تو کوئی اور ایسا ٹرائبونل ہوتا تو شاید میں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ایک کام ہوا تھا کہ جو اوریجنل فارم 45 ہیں وہ زیادہ نہیں ملے, چند ایک کے ملے تھے لیکن مکمل نہیں ملے تھے, اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فارم 45 تمام امیدواروں کو دے, اور اگر ایک امیدوار کو نہیں دیا گیا اور اس کے اوپر کیا کارروائی ہونی چاہیے. تو مجھے یہ یقین ہے کہ جسٹس انوار حسین صاحب اس معاملے کو بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کیوں ایک فارم 45 نہیں دیا, اور پھر فارم 45 جو ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا الیکشن کمیشن نے, اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے ہیں. الیکشن ٹرائبونل میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے فارم 45 کا جو اصل ریکارڈ ہے, مصدقہ ریکارڈ ہے, وہ جمع کروانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی اور عدالت کو کہا کہ جی ہم اگلی تاریخ پر جواب جمع کروا دیتے ہیں. دوران سماعت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ چٹھا ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے, اور انہوں نے مریم نواز کا جواب ریٹن سٹیٹمنٹ آج مریم نواز کے کیس میں جمع ہو گئی ہے, ریٹن رپلائی جمع کروا دیا, اور ساتھ انہوں نے الیکشن پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کر دی. اور عدالت نے فوری طور پر الیکشن کمیشن جو مہر شرافت ہے پی ٹی آئی کے امیدوار, ان کی الیکشن پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دینے کی مریم نواز کے وکیل کی استدعا کو مسترد کر دیا. جسٹس انوار حسین صاحب نے کہا کہ ٹرائبونل کو کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں, وہ نوٹ کر لیں. حلقہ پی پی 159 میں 159 میں کل کتنے پولنگ اسٹیشنز تھے, جن پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پولنگ اسکیم میں رجسٹرڈ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 102 ہے. یعنی جو مریم نواز کا پی پی 159 ہے اس میں 120 پولنگ اسٹیشنز تھے. عدالت نے ریمارک دی کہ فارم 45 پر پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوں گے, دیگر حلقے کے امیدواروں کے پاس بھی وہی فارم ہوگا. فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا, یہ سوال پوچھ لیا الیکشن کمیشن سے کہ جواب دیں کہ آپ نے فارم 45 ویب سائٹ پر کیوں جاری نہیں کیے. قانون میں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کے فوری بعد جلد از جلد جو ہے وہ فارم 45 اپلوڈ کریں گے. ساتھ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جلد از جلد الیکشن اپیلوں پر ٹرائل کیا جائے, آپ کیوں نہیں فارم 45 جمع کروا رہے. مریم نواز کی کامیابی کے خلاف اپیل میں جو درخواست گزار امیدوار تھے مہر شرافت, انہوں نے موقف اختیار کیا کہ لاہور کا حلقہ پی پی 159 سے مریم نواز کی جیت کا نوٹیفیکیشن حقائق کے برعکس جاری کیا گیا. الیکشن ٹرائبونل نے مریم نواز اور ناکام امیدوار پی ٹی آئی امیدوار مہر شرافت علی کے اصل فارم 45 آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس انوار حسین نے کہا کہ اب دیکھیں گے کہ فارم 47 تیار ہوتے وقت باقی فریقین کے نمائندے موجود تھے یا نہیں تھے. یہ جو معاملہ پہلی دفعہ کسی جج نے کھولا ہے کہ جب فارم 47 تیار کیا جا رہا تھا کیا باقی جو مخالف امیدواران ہیں اس میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی امیدوار مہر شرافت کیا وہ موجود تھے موقع پہ یا نہیں تھے. اور اس میں مہر شرافت کے پاس فارم 45 موجود ہیں. وہ جو نیشنل اسمبلی کا ایک الیکشن تھا اس میں جو امیدوار تھے جو گرفتار بھی ہوئے تھے, مہر شرافت نہیں گرفتار ہوئے, وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو تھا اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے پاس فارم 45 نہیں تھے. مہر شرافت کے پاس فارم 45 موجود ہیں, یہ جو 159 ہے حلقہ. اچھا, عدالت نے ان کو بھی اپنا اوریجنل فارم 45 جمع کروانے کا حکم دیا ہے, مریم نواز کو بھی, اور عدالت نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فارم 47 تیاری کے وقت کیا تمام فریقین کے نمائندے موجود تھے. جائزہ لیں گے کہ فارم 45 پر اور پریزائڈنگ آفیسرز کے جو دستخط ہیں اور انگوٹھے ہیں اس کی بھی تصدیق کروائیں گے کہ جو فارم 45 پر انگوٹھے اور دستخط ہیں پریزائڈنگ افسران کے, ان کی بھی ہم فرنزک کروائیں گے. اب یہ معاملہ نیا, ایک تو فارم 47 کے وقت فریقین موجود تھے یا نہیں تھے, اس معاملے کو بھی دیکھیں گے, اور فارم 45 جو مختلف امیدواروں کے پاس ہے ان پر پریزائڈنگ افسران کے جو دستخط ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ تصدیق کروائیں گے. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا رزلٹ بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور الیکشن کمیشن کو الیکشن ٹرائبونل نے اور الیکشن کمیشن نے مصدقہ ریکارڈ پیش کرنے کا ایفیڈیوٹ کے ساتھ پیش کرنے کی مہلت مانگی تھی. عدالت نے آخری موقع دیتے ہوئے 25 جولائی کا اس میں حکم دیا ہے, اور 25 جولائی کو یہ سارا ریکارڈ آ جائے گا, اور اس کے بعد جو ٹرائل ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف چلا جائے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.